In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks are due to Allah. Blessings and peace be upon His messenger. My dear students, Assalamu alaikum. I'm your physics teacher, Umar Manzoor, and I am going to discuss FLP number 4. तो आइए स्टार्ट करते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 141. The distance traveled by a freely falling body is proportional to. अगर बात की जाए फ्री फॉलिंग बॉडी की तो उसके डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है, वो किसके साथ, उसका टाइम के साथ जो है वो रिलेशन पूछा गया है, वो क्या होगा. तो स्टूडेंट्स, जहां तक बात है फ्री फॉलिंग बॉडी की, याद रखिएगा फ्री फॉलिंग बॉडी अगर उसको रिलीज किया जाए विद इनिशियल वेलोसिटी 0, मींस अगर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाए या उस ऑब्जेक्ट को जो है किसी पर्टिकुलर हाइट से जस्ट रिलीज किया जाए इंस्टेड ऑफ थ्रो, अगर उसको जस्ट रिलीज किया जाए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है. और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी स्टूडेंट्स तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी जो है उसका रिलेशन आता है हाफ gt². तो यहां से स्टूडेंट्स अगर देखा जाए डिस्टेंस का रिलेशन टाइम के साथ, तो डिस्टेंस जो है वो क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम. तो यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में अगर देखा जाए, अल्फा ऑप्शन है इज प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ फॉल, बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फॉल, चार्ली ऑप्शन में है मैस ऑफ द बॉडी. अब चूंकि इस रिलेशन के अंदर मैस नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है तो मैस पे तो डिपेंडेंस होगी ही नहीं डिस्टेंस कवर्ड की. नेक्स्ट अगर डेल्टा ऑप्शन की बात की जाए, अगेन इसके अंदर मैस मौजूद है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगी. तो 141 का फिर बेस्ट आंसर हमारे पास क्या बन गया, इट इज बीटा, जो कि क्या है स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन 142. न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ. तो स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकंड की अगर बात की जाए किसका यूनिट है, अल्फा ऑप्शन में वर्क लिखा हुआ है, बीटा में पावर है, चार्ली में एंगुलर मोमेंटम और डेल्टा में लीनियर मोमेंटम. तो स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम इंपल्स है, इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, और इसको जब रिलेट किया जाता है मोमेंटम के साथ तो मोमेंटम के साथ इसका रिलेशन आता है इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम. तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए फोर्स और टाइम के यूनिट्स जब मल्टीप्लाई होंगे, मींस न्यूटन और सेकंड जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास यूनिट्स जो हैं वो किसके बनेंगे, इंपल्स के यूनिट्स बनेंगे, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को बोला जा सकता है मोमेंटम भी, क्योंकि हमारे पास इंपल्स किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के. तो जो यूनिट्स इंपल्स के होंगे सेम यूनिट्स क्या होंगे, मोमेंटम के भी होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सो 142 का आंसर हमारे पास फिर क्या बन गया, इट इज डेल्टा विच इज मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम. नेक्स्ट क्वेश्चन 143. इट इज a 10 Newton force moves a body around a circular path of 50 centimeter radius. What is the work done in completing one revolution? Now students, अगर बात की जाए one revolution की, तो जब भी बॉडी एक चक्कर अपना कंप्लीट करेगी, या यूं कह लें जब भी बॉडी क्लोज पाथ पे मूव किया करेगी, तो जब भी बॉडी क्लोज पाथ पे मूव करेगी उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा स्टूडेंट्स वो हमेशा क्या आया करेगा, 0 आया करेगा. और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, W इज इक्वल्स टू FD cos थीटा. अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी तो ऑटोमेटिकली वर्क का आंसर फिर क्या आया करेगा, 0 आया करेगा. सो 143 का आंसर हमारे पास बन गया चार्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144. इट इज द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स अस. तो एरिया फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का किसको रिप्रेजेंट करता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जनरल जो है वो टेक्निक सीखेंगे. एरिया या स्लोप जो है अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है तो उस क्वांटिटी को कैसे हम जो है डिटरमिन कर सकते हैं. सो इमेजिन करें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ग्राफ है y और x एक्सिस के ऊपर, और अगर हम इस ग्राफ में कोई भी ग्राफ की शेप हो सकती है, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन जो कि इंक्लाइन हो सकती है y और x एक्सिस के दरमियान, इट कैन बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ग्राफ की शेप कोई भी हो. अगर हम जनरली स्टूडेंट्स ग्राफ के बारे में बताना चाहें
तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाए तो एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी क्वांटिटी को वो रिप्रेजेंट करता होगा तो उसकी कैसे हम डिटरमिन करेंगे, सिंपली एरिया इज इक्वल्स टू कर देंगे y मल्टीप्लाइड बाय x। मतलब यहाँ पे y एक्सिस पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी स्टूडेंट्स उसके यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x एक्सिस पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके यूनिट्स के साथ। दोनों के यूनिट्स की प्रोडक्ट लेने से जो भी एरिया के यूनिट्स बनेंगे वो गिवन ऑप्शंस में से किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम बात करें स्टूडेंट स्लोप ऑफ द ग्राफ की, तो ये भी जनरली याद रखिएगा, जब भी दो वेरिएबल्स का ग्राफ प्लॉट किया जाए स्लोप जो है वो किसके बराबर हुआ करेगी, इट विल बी इक्वल्स टू y वेरिएबल डिवाइडेड बाय x वेरिएबल। तो मतलब ये कि हमारे पास y एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी प्लॉट की जाएगी उसके यूनिट्स को हम डिवाइड कर दिया करेंगे x एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है उसके यूनिट्स के साथ। तो दोनों की रेशो से हमारे पास आ जाएंगे स्लोप के यूनिट्स, और स्लोप के यूनिट्स जो हैं वो किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी को गिवन ऑप्शंस में से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, पूछा गया है एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो अगर y एक्सिस पे फोर्स प्लॉट कर ली जाए, x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर लिया जाए, तो इस ग्राफ का स्टूडेंट्स एरिया हमारे पास किसके बराबर आएगा, y वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय x वेरिएबल जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यूनिट्स क्या बनेंगे, यूनिट्स हमारे पास स्टूडेंट्स बनेंगे न्यूटन फोर्स के यूनिट्स, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स मीटर। तो दोनों की प्रोडक्ट से हमारे पास यूनिट्स किसके बनेंगे, गिवन क्वांटिटीज में से बेस्ट ऑप्शन फिर क्या बनेगी, वर्क डन। सो 144 का आंसर हमारे पास फिर क्या बन गया, 144 का आंसर बन गया बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 145 क्वेश्चन देखिएगा। 145 क्वेश्चन इज वन कंप्लीट सर्कल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो अगर एक सर्कल की बात की जाए स्टूडेंट्स तो हमारे पास फॉर कंप्लीट सर्कल अगर हम बात करें, हमारे पास जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी होता है इट इज इक्वल्स टू 2 पाई r, जिसको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी बोला जाता है। तो अगर हम एंगल की कैलकुलेशन करना चाहें, थीटा का रिलेशन क्या है, इट इज इक्वल्स टू s ओवर r। s की जगह पे 2 पाई r पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय r, r कैंसिल हो जाएगा इस वाले r के साथ। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इट इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम पाई की वैल्यू पुट कर दें दैट इज 3.14, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से थीटा की वैल्यू जो है वो आएगी 6.28 रेडियन। अब यहाँ पे अगर हम सारी ऑप्शंस में से देखें तो क्लोजेस्ट आंसर 6.28 रेडियन के करीब क्या है, इट इज 6 रेडियन, दैट इज आवर ऑप्शन डेल्टा। यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अभी इसी साल में नम्स के पेपर में आ चुका है। तो यहाँ पे चूंकि एग्जैक्ट आंसर 6.28 मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर इस तरह के एमसीक्यूज में जो भी क्लोजेस्ट ऑप्शन होगी उसको हम एज अ करेक्ट आंसर चूज करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 146। 146 क्वेश्चन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन सर्कुलर पाथ इज F1। इनिशियल सिचुएशन में फोर्स क्या है, इट इज F1। What would be the centripetal force if radius becomes 4 times keeping the same angular velocity? Important point यहाँ पे याद रखिएगा, angular velocity same है। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास angular velocity जो है वो constant रखती जाए, उस केस में हमारे पास centripetal force का जो बेस्ट फॉर्मूला है, जो क्विक रिजल्ट्स देगा स्टूडेंट्स, वो है Fc is equals to mr ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन है, ओमेगा की वैल्यू स्टेटमेंट में बोला गया है कांस्टेंट है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन रेडियस के साथ क्या बन जाएगा, इट इज डायरेक्ट रिलेशन। इसका मतलब है अगर रेडियस जो है वो कीपिंग द सेम एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस को डबल करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स डबल हो जाएगी, रेडियस को हाफ करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब गिवन क्वेश्चन के अंदर बोला गया है रेडियस बिकम्स 4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू। तो स्टूडेंट्स अगर रेडियस की वैल्यू 4 गुना कर दी जाए तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। मींस हमारे क्वेश्चन 146 का आंसर फिर क्या बन गया, बीटा, जिसमें लिखा हुआ है 4 टाइम्स F1 जो कि क्या थी, प्रीवियस फोर्स थी F1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज 147। क्वेश्चन 147 इज द स्पेक्ट्रम ऑफ अ स्टार्स लाइट इज मेजर्ड
and the wavelength of one of the lines as sodium line is found to be 600 नैनोमीटर। एक स्टार से आने वाली लाइट की स्टूडेंट्स वेवलेंथ चेक करी गई, उसकी वैल्यू क्या थी 600 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द सेम लाइन हैज अ वेवलेंथ ऑफ 525 नैनोमीटर व्हेन ऑब्जर्व्ड इन द लेबोरेटरी, दिस मीन्स दैट द स्टार इज, तो हमारे पास स्टूडेंट्स दो वेवलेंथ्स दी गई हैं, स्टार से आने वाली लाइट की वेवलेंथ 600 है और सेम लाइट को जब प्रोड्यूस किया जाता है लैब के अंदर तो उसकी वैल्यू क्या है 525 नैनोमीटर है। इसका मतलब क्या है, लैब वाली जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, दैट इज द एक्चुअल वेवलेंथ, और जो स्टार से आने वाली लाइट की वेवलेंथ एनालाइज की गई उसको क्या नाम दिया जाता है, ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ। तो अगर हमारे पास स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर अपेरेंट वेवलेंथ या ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ जो है उसकी वैल्यू एक्चुअल वेवलेंथ या लैब में प्रोड्यूस की गई लाइट की वेवलेंथ से अपेरेंट वेवलेंथ अगर ज्यादा हो तो उस केस में स्टूडेंट्स याद रखिएगा सोर्स ऑफ लाइट जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होता है, और इसके अपोजिटली क्या होगा, अगर अपेरेंट वेवलेंथ जो है वो एक्चुअल वेवलेंथ से स्मॉलर हो तो इस केस में स्टूडेंट्स याद रखिएगा सोर्स क्या करता है, इट मूव्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो यहां पे अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए 147 की, इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा अल्फा। अल्फा के अंदर क्या मौजूद है, मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्व वेवलेंथ जो है वो एक्चुअल वेवलेंथ से क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 148 स्टूडेंट्स, द वेव्स दैट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसी वेव्स जिनको मीडियम रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर प्रोपेगेशन, इनको नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स मैकेनिकल वेव्स। सो हमारे पास 148 का आंसर क्या होगा, डेल्टा। अब यहां पे स्टूडेंट्स अल्फा और बीटा ऑप्शन अगर देखी जाए, अल्फा ऑप्शन में है वाटर वेव्स ओनली, मतलब कहने से मुराद क्या है कि ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत होती है प्रोपेगेशन के लिए वो सिर्फ वाटर वेव्स हो सकती हैं, तो ये बात गलत है। और दूसरी ऑप्शन अगर देखा जाए साउंड वेव्स ओनली, तो साउंड वेव्स ऑल्दो मैकेनिकल हैं लेकिन सिर्फ साउंड वेव्स मैकेनिकल नहीं होती, साउंड वेव्स के अलावा और भी वेव्स हैं जो मैकेनिकल हो सकती हैं, मींस जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर प्रोपेगेशन। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास इन चारों में से जो बनेगी वो डेल्टा ही बनेगी, विच इज मैकेनिकल वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास 149, if the amount of heat given to a system be 35 joule and the amount of work done on the system is 15 joule, work done on the system दिया गया है और heat supplied to the system दी गई है, then the change in internal energy of the system। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए Q किसके बराबर होता है, W प्लस डेल्टा U। यहां से स्टूडेंट्स अगर डेल्टा U को सेपरेट किया जाए, डेल्टा U किसके बराबर आएगा, Q माइनस W के। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर कन्वेंशंस को मद्देनजर रखा जाए तो कन्वेंशंस कहती हैं अगर हम हीट जो है वो सिस्टम को सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाइड जो है टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, मींस अगर हीट सिस्टम से रिजेक्ट हो तो उसको क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। सिमिलरली अगर वर्क की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है, जो कि इस सिचुएशन में बोला गया है, ऑन द सिस्टम वाला वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर हम वैल्यूज को यहाँ पे प्लग इन करें, चूंकि Q क्या थी, हीट एडिड टू द सिस्टम थी, इसको पॉजिटिव लेंगे। वर्क क्या था, वर्क डन ऑन द सिस्टम था, इसको नेगेटिव लेंगे। वैल्यूज प्लग इन करें, Q की जगह 35, W की जगह पे पुट कर दें -15 बिकॉज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, 35 प्लस 15 करेंगे तो आंसर हमारे इस क्वेश्चन का आ जाएगा +50 जूल। सो 149 का आंसर हमारे पास बन गया डेल्टा विच इज 50 जूल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 150, व्हेन अ चार्ज ऑफ Q on a capacitor is doubled then the energy stored U will become, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस दफा नम्स के पेपर में ये आ चुका है। सो इसको देख लेते हैं। हमारे पास सिचुएशन क्या है, एक ही कैपेसिटर है जिसको दो सिचुएशंस के अंदर डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट्स अगर कैपेसिटर हमारे पास एक है तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या रहेगी, इस पूरे प्रोसेस के दौरान में सेम रहेगी।
सो गिवन क्या है हमारे पास, इट सेज दैट व्हेन अ चार्ज Q ऑन अ कैपेसिटर इज डबल्ड, चार्ज की वैल्यू डबल की गई है और एनर्जी स्टोर्ड के बारे में पूछा गया है, एनर्जी स्टोर्ड जो है उस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, उसके 2-3 रिलेशंस याद रखिएगा। एक रिलेशन होता है हाफ Q इंटू V, Q इज द चार्ज स्टोर्ड, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो कि कैपेसिटर के अक्रॉस अपीयर होता है। इसी रिलेशन को फर्दर लिखा जा सकता है हाफ CV स्क्वायर, और फर्दर इसको लिखा जा सकता है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें उसमें क्या दिया गया है, चार्ज की वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और कैपेसिटर सेम है। अगर चार्ज की इंफॉर्मेशन दी गई है, C की वैल्यू सेम है, इसका मतलब है इन तीनों रिलेशंस में से हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। अब अगर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, एनर्जी स्टोर्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है Q स्क्वायर के साथ। तो इसका मतलब होगा अगर चार्ज की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या कर दी जाए, डबल कर दी जाए, तो इसका मतलब है एनर्जी स्टोर्ड जो है वो 2 स्क्वायर टाइम्स, मींस क्या होगी एनर्जी स्टोर्ड, 2 स्क्वायर मींस 4 टाइम्स जो है वो एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर इनिशियल एनर्जी U के बराबर है तो फाइनल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4U। सो हमारे क्वेश्चन 150 का आंसर फिर क्या बन गया, इट इज डेल्टा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। 151 इज इफ वी डबल द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस देन द कूलॉम्स फोर्स विल बिकम। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है चार्जेस के दरमियान क्या चीज डबल कर दी जाए, डिस्टेंस डबल कर दिया जाए, सेपरेशन डबल कर दी जाए। अगेन ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स में आ चुका है और अभी रिसेंटली ये नम्स के पेपर में भी आ चुका है। कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड ये MCQ है, इसको देख लेते हैं। हमारे पास कूलॉम्स लॉ की जनरल फॉर्म क्या है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखा जाए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। इसका मतलब ये है कि अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड डबल कर दी जाए, Q1 भी डबल कर दिया जाए, Q2 भी डबल कर दिया जाए, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले से 4 टाइम्स जो है वो हो जाएगी। अगर इनिशियल वैल्यू फोर्स की 10 न्यूटन है तो फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी, 40 न्यूटन बन जाएगी। यहीं पे स्टूडेंट्स एक और पॉइंट याद रखिएगा, अगर वो स्टेटमेंट में बोले इफ द चार्ज ऑन if the either of two charges, the magnitude of either of two charges is doubled, what will happen to the force? मतलब अगर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड डबल ना करे बल्कि दोनों में से किसी एक की वैल्यू जो है वो डबल कर दी जाए, उस केस में अगर फोर्स की वैल्यू पूछे तो उस केस में ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा, फोर्स डबल हो जाएगी। लेकिन अगर स्टेटमेंट के अंदर बोला जाए इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज डबल्ड, उस केस में हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दोनों चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड डबल की गई, दोनों की वजह से फिर फोर्स के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर डिस्टेंस के साथ यहाँ पे रिलेशन देखा जाए, डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, और कैसा इनवर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला रिलेशन है। मींस अगर डिस्टेंस की वैल्यू डबल कर दी जाए, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अगर डिस्टेंस की वैल्यू क्या कर दी जाए, हाफ कर दी जाए, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 4 टाइम्स हो जाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज भी याद रखिएगा, हमारे पास कूलॉम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, अगर मीडियम प्लेस कर दिया जाए चार्जेस के दरमियान, तो वैक्यूम की निस्बत फोर्स जो है वो डिक्रीज करती है बाय अ फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। सिमिलरली अगर हमारे पास K की बात की जाए जो कि कूलॉम्स कांस्टेंट है, अगर K की बात की जाए मीडियम के केस में, तो मीडियम के केस में K की वैल्यू क्या होती है, वैक्यूम की निस्बत एप्सिलॉन आर फैक्टर से स्टूडेंट्स क्या करती है, K की वैल्यू भी डिक्रीज कर जाती है। तो ये हो गया हमारे पास कूलॉम लॉ के जनरल रिलेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जरा इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इफ वी डबल द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, अगर चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस डबल किया जाए, तो डिस्टेंस की वैल्यू डबल करने से 2 स्क्वायर मींस 4 टाइम्स जो है वो फोर्स क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। सो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 151 का आंसर फिर क्या बना, डेल्टा बन गया, विच इज 1/4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 152, वेरी सिंपल वन, ओहम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है जी।
36 volt battery is applied across 6 ohm resistance to have a steady flow of current. एक बैटरी है 36 वोल्ट की, एक रेजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट किया गया और एक कांस्टेंट करंट पास करता है. What must be the required potential difference? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पूछी गई अक्रॉस द सेम रेजिस्टेंस. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस सेम की बात की जा रही है. तो पूछा गया है व्हाट मस्ट बी द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेम रेजिस्टेंस टू हैव अ स्टेडी करंट हाफ ऑफ इनिशियल सिचुएशन. तो स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, करंट की वैल्यू अगर पहले से हाफ कर दी जाए तो पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस नया क्या होगा उसी रेजिस्टर के अक्रॉस. तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फॉर सेम रेजिस्टर अगर हम ओहम्स लॉ की बात करें, आर की वैल्यू सेम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन फिर क्या आता है, डायरेक्ट रिलेशन आता है. अब अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो तो इसका मतलब है एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा, एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन से कम होगा. ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जो हमारे पास आती है बारिश वाली, कि बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है. सेम रिलेशन यहाँ पे सेम सिचुएशन है कि अगर हमारे पास क्या कर दी जाए, करंट की वैल्यू पहले से हाफ कर दी जाए, तो करंट की वैल्यू स्टूडेंट्स पहले से हाफ करने से अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भी हाफ करना पड़ेगा, सो दैट कि ये वाली प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड की जाए, ये वाली प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड करे. सो इसको इन शॉर्ट यूं भी लिखा जा सकता है मैथमेटिकली, V2 ओवर V1 इज इक्वल्स टू I2 ओवर I1. अब फाइनल करंट क्या दिया गया है, हाफ ऑफ इनिशियल सिचुएशन, I कैंसिल हो जाएगा I के साथ, V2 ओवर V1 की रेशो हमारे पास आ जाएगी हाफ के बराबर. V1 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो V2 किसके बराबर आएगा, 1 ओवर 2 टाइम्स V1. अब यहाँ पे V1 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या गिवन है, 36 वोल्ट. 36 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 18 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 152 का आंसर फिर क्या बन गया, बीटा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 153. An electric cell does 5 joule of work in carrying 10 coulomb of charge to move it from one electrode to other electrode inside the cell. तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक सेल के ऊपर एक चार्ज के ऊपर वर्क की वैल्यू दी गई है और ये वर्क है इनसाइड द सेल फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर इलेक्ट्रोड. पूछा गया है, हमसे पूछा गया है द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज, ईएमएफ की वैल्यू हमसे पूछी गई है. तो अगर हम ईएमएफ के रिलेशन की बात करें, हमारे पास ईएमएफ का रिलेशन होता है वर्क डन ऑन द यूनिट चार्ज, जबकि चार्ज कहां पे मूव करे, इनसाइड द सेल मूव करे, इनसाइड द बैटरी मूव करे. तो यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास वर्क की वैल्यू 5 है, चार्ज की वैल्यू 10 कूलम है, दोनों की रेशो लेंगे तो हमारे पास आंसर ईएमएफ का क्या आएगा, 0.5 वोल्ट, विच इज आवर ऑप्शन डेल्टा. सो 153 का आंसर क्या बन गया, डेल्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 154. 154 इज व्हेन डाउनवर्ड करंट फ्लोज इन अ स्ट्रेट वर्टिकल कंडक्टर. एक स्ट्रेट कंडक्टर है स्टूडेंट्स, उसमें से करंट कैसे पास कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो पूछा गया है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है स्टूडेंट्स. तो यहां पे याद रखिएगा, अगर हमारे पास करंट जो है वो पास करे इनटू द पेज, करंट पास करे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंडक्टर में से, या करंट पास करे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट आपसे अवे जाए, या करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में पास करे, या करंट क्या हो, इनटू द पेज पास करे. तो इन तीनों सिचुएशंस में स्टूडेंट्स याद रखिएगा शॉर्टकट, हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी उस कंडक्टर के अक्रॉस दैट विल बी क्लॉकवाइज. और अगर इसकी अपोजिटली बात की जाए, अगर करंट पास करे आउट ऑफ द पेज, O फॉर आउट ऑफ द पेज, अगर करंट पास करे अपवर्ड डायरेक्शन में, या अगर करंट पास करे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, T स्टैंड्स फॉर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. तो इन तीनों सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स याद रखिएगा करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. तो ये दोनों सिचुएशंस याद रखिएगा शॉर्टकट्स. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये वाली जो करंट की डायरेक्शन, करंट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं फॉर कन्वेंशनल करंट. अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा तो जो भी डायरेक्शन यहां से इन रूल से आ रही है या इन शॉर्टकट से आ रही है,
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए क्या होगी, उससे अपोजिट होगी। सो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 154 का फिर आंसर क्या बन गया, इट इज बीटा। चूंकि यहां पे करंट डाउनवर्ड है, करंट डाउनवर्ड तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है 155। Whenever a magnet is moved either towards or away from a conducting coil, an EMF is induced। ये इंफॉर्मेशन है, अगर मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव करें या अवे मूव करें, हमारे पास EMF इंड्यूस होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब पूछा गया है EMF की जो मैग्नीट्यूड है वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। तो अगर हमें EMF का रिलेशन पता हो, दैट इज EMF हमारे पास स्टूडेंट्स बराबर होती है VBL साइन थीटा, नेगेटिव साइन साथ में मौजूद है, और EMF का दूसरा रिलेशन है N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अगर इन दोनों रिलेशंस को देखा जाए तो EMF डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ द मैग्नेट पे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, या इस रिलेशन के अकॉर्डिंग EMF डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पे, डिपेंड करती है EMF रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। इन पैरामीटर्स के अलावा जो है स्टूडेंट्स EMF किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। तो चूंकि यहां पे पूछा गया है EMF किस चीज पे डिपेंड नहीं करती, तो हमारी अगर गिवन ऑप्शंस में से देखा जाए तो डेल्टा ऑप्शन फिर बेस्ट बनेगी, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। सो 155 का स्टूडेंट्स आंसर क्या बन गया, इट इज डेल्टा रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 156। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 200 वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कितना है, 0 से 200 वेबर तक, इन 25 सेकेंड्स इन अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स। हमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, चेंज इन फ्लक्स गिवन है और टाइम स्पैन गिवन है। पूछा गया है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF विल बी। EMF की स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है EMF इज इक्वल टू N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। N की वैल्यू 100 प्लग इन करें, चेंज इन फ्लक्स क्या है 200 माइनस 0, और टाइम कितना है 25 सेकेंड्स। यहां पे स्टूडेंट्स अगर हम कैंसिल करें 25 और 100 कैंसिल होके बन जाएगा 4, और 200 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ तो हमारे पास EMF का आंसर आ जाएगा 800 वोल्ट। सो 156 का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन गया, 800 वोल्ट, विच इज आवर ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 157, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये भी MD कैट के पेपर में आ चुका है लास्ट ईयर। इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट हैपेंस फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। हमारे पास एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर दिया गया है और पूछा गया है पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड्स का स्टेटस जो है वो क्या होगा, मींस कौन कौन से डायोड्स जो हैं कंडक्ट करेंगे एंड कौन कौन से डायोड नहीं कंडक्ट करेंगे। तो अगर हम स्टूडेंट्स इस सर्किट को एनालाइज करें, ये हमारे पास सिंपल सर्किट गिवन है, दिस इज आउटपुट रेजिस्टेंस, 4 डायोड्स कनेक्ट किए गए हैं ब्रिज फॉर्म में और उनके अक्रॉस AC सोर्स लगा दिया गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें पॉजिटिव हाफ साइकिल की, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पोलैरिटी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ब्लैक कलर के साथ। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये वाला टर्मिनल इस सोर्स का पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये वाला नोड जो है ये भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये वाला नोड क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, ये वाले नोड के पॉजिटिव होने की वजह से ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस डायोड का P साइड जो है वो कनेक्टेड है विद हाई पोटेंशियल, तो ये डायोड किस मोड में चला जाएगा, कंडक्टिंग मोड में चला जाएगा। और अगर यहीं पे बात की जाए स्टूडेंट्स हमारे पास D1 डायोड की, तो D1 डायोड का N साइड कनेक्टेड है विद हाई पोटेंशियल, तो ये डायोड D1 जो है ये क्या चला जाएगा, क्रॉस मोड में, मींस रिवर्स बाइस मोड में चला जाएगा। सिमिलरली अगर बात की जाए निचले वाले दोनों डायोड्स की, तो इस टर्मिनल के नेगेटिव होने की वजह से स्टूडेंट्स हमारे पास D2 जो है वो फॉरवर्ड बाइस मोड में होगा, बिकॉज इसका N साइड जो है वो कनेक्टेड है विद द लो पोटेंशियल। और D3 हमारे पास किस मोड में होगा, रिवर्स बाइस मोड में। क्यों, क्योंकि इसकी P साइड जो है वो कनेक्टेड है विद द लो पोटेंशियल। इसका मतलब है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, D4 और D2 जो हैं ये फॉरवर्ड बाइस होंगे, D1 और D3 क्या होंगे स्टूडेंट्स, रिवर्स बाइस में। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, अगेन सेम मेथड यूज करते हैं हम फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस मोड डिटरमिन करने के लिए।
जस्ट क्या करना था, पोलैरिटी पहले से रिवर्स कर दें। जब पोलैरिटी रिवर्स करेंगे तो जो डायोड्स पहले फॉरवर्ड बाइस थे अब वो रिवर्स बाइस हो जाएंगे। जो डायोड्स पहले रिवर्स बाइस थे स्टूडेंट्स, वो वाले डायोड्स अब किस मोड में चले जाएंगे, फॉरवर्ड बाइस मोड में। तो चूंकि इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए इसमें पॉजिटिव हाफ के लिए पूछा गया था, सो पॉजिटिव हाफ के लिए हमारे पास D4 और D2 जो हैं दोनों कंडक्शन मोड में होंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर फिर बेस्ट क्या बन गया, चार्ली। क्वेश्चन 157 का आंसर चार्ली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। इट इज which curve shows the relation between the energy and the wavelength of a photon of electromagnetic radiation? Very simple question। अगर स्टूडेंट्स एनर्जी को रिलेट किया जाए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के साथ, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है इज इक्वल्स टू P इंटू सी। P यहाँ पे क्या है, मोमेंटम ऑफ द फोटोन, और C क्या है, स्पीड ऑफ द फोटोन। अगर इसको फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट किया जाए तो एनर्जी इज इक्वल्स टू HF, और वेवलेंथ से रिलेट किया जाए तो आता है hc ओवर लैम्डा। इसका मतलब है एनर्जी, मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी इनका आपस में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। और एनर्जी, मोमेंटम या फ्रीक्वेंसी का रिलेशन अगर वेवलेंथ के साथ पूछा जाए तो वेवलेंथ के साथ इन तीनों का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। अब इस क्वेश्चन में चूंकि एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन पूछा गया, दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन के लिए बेस्ट ग्राफ क्या है, वही वाला ग्राफ यहाँ पे ट्रू आएगा जो कि बॉयल्स लॉ में हम डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है, एक डिकेइंग कर्व है। सो हमारे पास 158 का आंसर फिर बेस्ट क्या बन गया, इट इज डेल्टा। अगर यहीं पे हमारे पास स्टूडेंट्स पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, या रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, और वर्टिकल एक्सिस पे एनर्जी प्लॉट की जाती, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी या मोमेंटम प्लॉट किया जाता, तो तब आंसर क्या बनना था, तब आंसर हमारे पास बीटा करेक्ट आना था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 159। इट इज अ सिंपल वन। If a monoatomic gas is ionized, then it shows। अगर मोनोएटॉमिक गैस को आयोनाइज किया जाए तो उसका स्पेक्ट्रम जो है वो कौन से वाला बनेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के स्पेक्ट्रा के बारे में याद रखिएगा। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, बैंड स्पेक्ट्रम होता है, और तीसरी टाइप क्या है स्पेक्ट्रम की, इट इज डिस्क्रीट या लाइन। अब अगर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस होता है नेचर में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर बैंड स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो मॉलिक्यूल से जो स्पेक्ट्रम अचीव किया जाता है वो बैंड स्पेक्ट्रम होता है। और लास्टली लाइन या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम किससे ऑब्टेन होता है, एटम्स को जब आयोनाइज करके एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन से स्टूडेंट्स हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है, तो उस स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम बोला जाता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास फिर आंसर क्या बन गया, इट इज अल्फा, और अल्फा ऑप्शन क्या है, इट इज लाइन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 160 क्वेश्चन। व्हाट इज द चार्ज नंबर ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एमिटेड ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के दौरान में जो अल्फा पार्टिकल एमिट होता है उसका चार्ज नंबर पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्डिंग क्या है, चार्ज नंबर की बात की गई है स्टूडेंट्स, चार्ज की बात नहीं की गई। दो तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स एमसीक्यू आ सकता है। अगर हमसे पूछा जाए अल्फा पार्टिकल जो कि क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है, अगर इसका चार्ज पूछा जाएगा तो इसका चार्ज होता है 2 टाइम्स द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। पॉजिटिव नेचर का होता है अल्फा पार्टिकल पे चार्ज, और कितना होता है 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन कह लें, या मैग्नीट्यूड में अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज इक्वल ही होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास क्वेश्चन में पूछा जाता चार्ज की वैल्यू तो तब आंसर आना था 2e। अब यहां पे हमसे पूछा गया है चार्ज नंबर, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज नंबर क्या होगा, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, और हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो चार्ज नंबर जिसको एटॉमिक नंबर भी नाम दिया जाता है वो अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होगा, दैट विल बी सिंपली 2। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अगर चार्ज नंबर आएगा तो चार्ज नंबर के लिए आंसर 2 आएगा, और अगर चार्ज पूछा जाएगा तब आंसर जो है वो 2e बनेगा। सो 160 का आंसर फिर बेस्ट क्या बन गया, यहाँ पे वो डेल्टा बन गया जिसमें लिखा गया है 2। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 161। A 1500 kilogram car has its velocity reduced from 20 meter per second to 15 meter per second in 30 seconds.
हाउ लार्ज इज द रिटार्डिंग फोर्स, हमसे फोर्स की वैल्यू पूछी गई, कार की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी गई है और मास दिया गया है, और वेलोसिटी का जो चेंज है जितने टाइम में आता है वो टाइम भी गिवन है। तो अगर स्टूडेंट्स हम बात करें न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम की, तो इट इज फोर्स इज इक्वल्स टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय t। m यहां से हमने कॉमन ले लिया और लिखा m इंटू vf माइनस vi ओवर t। यहां पे स्टूडेंट्स वैल्यूज प्लग इन कर दें। मास की वैल्यू क्या है 1500, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 15 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 है, और टाइम कितना यूज हुआ दैट इज 30 सेकेंड्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 माइनस 20 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5। और स्टूडेंट्स अगर इस 30 को इस 1500 के साथ सिंप्लीफाई करें, 0 कैंसिल हो जाएगा इस 0 के साथ, 3 को इसके साथ जब कैंसिल करेंगे हमारे पास 150 को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। तो हमारे पास फिर सिंप्लीफाई हो गया, क्या बचा 50 मल्टीप्लाइड बाय बच जाएगा -5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -250 न्यूटन। चूंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। सो क्वेश्चन 161 का आंसर फिर क्या बन गया, इट इज चार्ली विच इज -250 न्यूटन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 162 क्वेश्चन, इफ अ न्यूट्रॉन कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ स्टेशनरी अल्फा पार्टिकल विद वेलोसिटी v, then the resultant velocity of alpha particle after collision is, alpha particle जो है उसकी velocity पूछी गई है after collision और न्यूट्रॉन उसके साथ स्ट्राइक कर रहा है, और इंपॉर्टेंटली हमारे पास वो collision कैसा है, इट इज इलास्टिक वन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे ये सिचुएशन है, न्यूट्रॉन, इसको ऑब्जेक्ट नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसका मास जो है उसको नाम दे देते हैं m1, और वो किसके बराबर है mn, mn स्टैंड्स फॉर मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसकी इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमें गिवन है दैट इज v। सेकेंडली अगर हम बात करें ये कोलाइड किसके साथ कर रहा है, अल्फा पार्टिकल के साथ। अल्फा पार्टिकल का मास अगर देखा जाए इसको m अल्फा नाम दे देते हैं, और ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स द मास ऑफ अ सिंगल न्यूट्रॉन। ये 4 टाइम्स कैसे होगा स्टूडेंट्स, हमें पता है अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 क्या है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनका मास आपस में तकरीबन क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर अल्फा पार्टिकल के मास को कंपेयर किया जाए मास ऑफ न्यूट्रॉन के साथ, तो अल्फा पार्टिकल जो है 4 टाइम्स मैसिव होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ न्यूट्रॉन। तो m2 की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 4 टाइम्स mn, और ये अल्फा पार्टिकल इनिशियली स्टैटिक है तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, इट विल बी 0। नाउ अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, हमने इलास्टिक कोलिशन के बाद क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के लिए हमने सबस्क्रिप्ट यूज की है 2 वाली, तो v2 डैश का फॉर्मूला लिख लेते हैं, v2 डैश इज इक्वल्स टू 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। अब यहां पे स्टूडेंट्स देखिएगा हमारे पास v2 की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0 है। जब इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सारी की सारी टर्म जो है ये किसके बराबर चली जाएगी, 0 के बराबर। सो हमारे पास v2 प्राइम का आंसर किसके बराबर आएगा, 2। m1 की जगह पे मास ऑफ न्यूट्रॉन पुट कर देंगे, m1 की जगह मास ऑफ न्यूट्रॉन, m2 की जगह पे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास न्यूट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इट इज v। अब इसको सिंप्लीफाई करें 2mn एज इट इज, इनको ऐड करेंगे 5 टाइम्स mn आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय v, mn कैंसिल हो जाएगा mn के साथ, तो v2 प्राइम का आंसर हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 2/5 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन। और ये कौन सी वेलोसिटी है, न्यूट्रॉन की इनिशियल वाली वेलोसिटी। सो हमारे क्वेश्चन 162 का आंसर फिर क्या बन गया, इट इज बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 163, 3 किलोग्राम स्टोन falls from 20 meter high platform, find its speed at 10 meter height। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाए या ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाए फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट, तो उसकी अगर हमने किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखिएगा, v इज इक्वल्स टू 2gh1 माइनस h2 होल का स्क्वायर रूट। h1 यहां पे क्या है, इनिशियल हाइट या कह लें टोटल हाइट जो स्टार्ट ऑफ द जर्नी पे थी, और h2 क्या होगी, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जिस इंस्टेंट पे स्पीड फाइंड करनी है
उस इंस्टेंट पे बॉडी की हाइट क्या है। दोनों का डिफरेंस लेंगे। हमारे पास यहाँ पे गिवन सिचुएशन में क्या है, AH1 20 है, AH2 की वैल्यू 10 है, दोनों का डिफरेंस लेंगे, आंसर 10 आएगा। G की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 10, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 200। अब हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 196 अगर बात की जाए, ये एग्जैक्टली बराबर होता है 14 के, तो 200 जो है इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 196, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली फिर क्या होगा, 14 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे इस क्वेश्चन का 163 का बेस्ट ऑप्शन फिर क्या बन गया, इट इज चार्ली विच इज 14 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेडली MD कैट और नम्स के पेपर्स के अंदर आते हैं। यूनिट्स पूछे जाते हैं, यूनिट्स बता के पूछा जाता है फिजिकल क्वांटिटी का नाम। तो किलोवाट आवर की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यूनिट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। इनमें से बेस्ट ऑप्शन फिर बन गई 164 की अल्फा, और इसका रिलेशन भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। ये भी याद रखिएगा, इसकी वैल्यू MCQ में पूछा जा सकता है 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, किलोवाट आवर का जो एनर्जी का यूनिट है ये टिपिकली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। सो हमारे पास 164 का आंसर है अल्फा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 165। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 revolution per second. The acceleration of particle in meter per second square is. एक्सेलरेशन की स्टूडेंट्स वैल्यू पूछी गई है और हमें गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, और एंगुलर स्पीड बोला गया है 2 revolution पर मिनट है। अब अगर हम एक्सेलरेशन को रिलेट करें विद एंगुलर स्पीड, तो हमारे पास दो रिलेशन है एक्सेलरेशन के, A इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन। इसी रिलेशन में जब V की जगह R ओमेगा पुट किया जाता है तो रिलेशन बनता है R ओमेगा स्क्वायर। R की वैल्यू स्टूडेंट्स यहां पे गिवन है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 टू रेस पर -2 आ जाएगा। और ओमेगा की अगर वैल्यू की बात की जाए, ओमेगा गिवन है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अगर 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड को स्टैंडर्डाइज किया जाए, रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट किया जाए, तो रेवोल्यूशन से रेडियन में जाने के लिए क्या किया जाता है, जो भी गिवन वैल्यू है उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इज द 4 पाई का होल स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा 16 पाई स्क्वायर। जब 16 पाई स्क्वायर को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, 16 मल्टीप्लाइड बाय 25 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400, और साथ में ये पाई स्क्वायर मौजूद है और साथ में 10 टू रेस पर -2 मौजूद है। 10 टू रेस पर -2 जो है इन दो जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर हमारे पास फिर क्या बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर विच इज ऑप्शन बीटा। सो 165 का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, इट इज बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 166, वेरी सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। करेक्ट रिलेशन पूछा गया है, V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, यहाँ पे करेक्ट रिलेशन है, वेरी सिंपल MCQ। 166 का आंसर फिर हमारे पास क्या है, इट इज अल्फा। और अगर स्टूडेंट्स बाकी रिलेशंस को देखा जाए, इनके अंदर मिस्टेक्स जरा देख लीजिएगा। अगर हम बात करें S, R और थीटा के दरमियान करेक्ट रिलेशन की, तो दैट इज S इज इक्वल्स टू R थीटा। सिमिलरली अगर बात की जाए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान करेक्ट रिलेशन की, वो होता है A इज इक्वल्स टू R टाइम्स अल्फा। और इस वाले क्वेश्चन में जो करेक्ट रिलेशन है दैट इज V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। तीनों रिलेशंस याद रखिएगा, तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, और हर दफा जो है मोर और लेस 1 या 2 MCQs इस तरह के होते हैं फाइनल पेपर में, जिसमें एक सिंपल फॉर्मूला जो है उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे था, कौन सा करेक्ट रिलेशन है, अल्फा हमारी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। 166 का आंसर दैट इज अल्फा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए क्वेश्चन 167, इट इज द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम अ रेडियो ट्रांसमीटर इज 1500 मीटर। इसको λ1 नाम दे देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है उन वेव्स की, दैट इज 200 किलोहर्ट्ज, मींस 200 इंटू 10 टू रेस पर 3 हर्ट्ज।
What is the wavelength for a transmitter operating at 1000 kilohertz with what speed the radio waves travel? तो स्टूडेंट्स हमसे दो यहाँ पे चीजें पूछी गई हैं. दूसरी सिचुएशन के अंदर वेवलेंथ की वैल्यू पूछी गई है और ओवरऑल पूछा गया है स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स क्या होगी. ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 के अंदर मौजूद है, न्यूमेरिकल है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा वाले रिलेशन से इसको सॉल्व किया जा सकता है. तो आइए देखते हैं हमारे पास रिलेशन क्या है. V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा. अगर इनिशियल सिचुएशन के लिए इसको अप्लाई किया जाए f1 लैम्डा 1, V इज इक्वल्स टू आ जाएगा f1 इंटू लैम्डा 1. f1 की वैल्यू है 200 किलोहर्ट्ज, मींस 200 इंटू 10 टू रेज पर 3 आ जाएगा. और अगर हम बात करें लैम्डा 1 की, इट इज 1500 मीटर. इसको स्टूडेंट्स अगर सिंप्लीफाई किया जाए, ये वाले दो जीरोस बन जाएंगे 10 टू रेज पावर 4, 10 टू रेज पावर 4 और 10 टू रेज पावर 3 मिलके बन जाएंगे 10 टू रेज पावर 7. और बाकी क्या बचा 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30. 30 में से एक और जीरो जो है उसको 10 की पावर में शिफ्ट किया जाए तो क्या आंसर बनेगा 10 टू रेज पावर 8 आंसर बन जाएगा और साथ में फैक्टर क्या आ जाएगा 3. तो यहां पे हमारे पास स्पीड फिर क्या आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड. और ये स्पीड जो है, ये स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस या वैक्यूम है. सो रेडियो वेव्स हैं. एक तो यहाँ पे ये भी ट्रिक था कि रेडियो वेव्स चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, इनकी स्पीड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी. हम स्ट्रेट अवे देखते जिस ऑप्शन में 3 इंटू 10 टू रेज पर 8 वाली ऑप्शन मौजूद है वो वाला आंसर करेक्ट हो सकता था. लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन क्या है, अल्फा और बीटा दोनों ऑप्शंस के अंदर जो है स्पीड 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड गिवन है. तो इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ स्पीड से हम करेक्ट आंसर नहीं ढूंढ सकते. तो दूसरी वाली जो गिवन हमारे पास दूसरी जो प्रॉब्लम थी उसको भी फिर सॉल्व कर लेते हैं. दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, फाइंड करनी थी वेवलेंथ. दूसरी सिचुएशन में वेवलेंथ की वैल्यू क्या थी, तो हम लिख सकते हैं f1 लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू f2 लैम्डा 2. चूंकि स्पीड सेम होती है, स्पीड को लिखा जा सकता है v इज इक्वल्स टू f1 लैम्डा 1 विच इज इक्वल्स टू f2 लैम्डा 2. यहां से स्टूडेंट्स अगर लैम्डा 2 को सेपरेट किया जाए, लैम्डा 2 किसके बराबर आएगा, f1 लैम्डा 1 की प्रोडक्ट किसके बराबर थी, 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 के बराबर थी. और f2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, इसकी वैल्यू क्या है 1000 किलोहर्ट्ज. 1000 किलो की जगह पे आ जाएगा 10 टू रेज पावर 3. अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ये क्या बन जाएगा 10 टू रेज पावर 6 बन जाएगा. 10 टू रेज पावर 6 को इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 10 टू रेज पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या बचेगा 3. 3 को 10 टू रेज पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, इट विल बी 300 मीटर. सो क्वेश्चन 167 का आंसर क्या आ गया 300 मीटर विच इज ऑप्शन बीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास, एन ऑर्गन पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स एट इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मींस हमारे पास n की वैल्यू क्या है 1 है. Neglecting any end effects, what wavelength is formed by the pipe in this mode of vibration if the pipe is 2 meter long. पाइप की लेंथ दी गई है. नंबर ऑफ लूप्स या हमारे पास हार्मोनिक्स की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल्स टू 1 गिवन है. हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स वेवलेंथ की वैल्यू. तो ओपन एंडेड पाइप के लिए हमारे पास जनरल रिलेशन क्या है, लैम्डा n इज इक्वल्स टू 2l ओवर n. n की जगह 1 प्लग इन करेंगे, लेंथ की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा 4 मीटर. सो 168 का आंसर क्या बन गया 4 मीटर विच इज ऑप्शन चार्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स 169 इज विच इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ह्यूमन मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म के लिए पूछा गया है फर्स्ट लॉ की फॉर्म रिड्यूस होके क्या बनती है. तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, W प्लस डेल्टा U. यहां से डेल्टा U को अगर सिंप्लीफाई किया जाए, डेल्टा U बराबर आएगा Q माइनस W के. अब यहां पे स्टूडेंट्स देखिएगा, डेल्टा U हमारी बॉडी में जो इंटरनल एनर्जी जो स्टोर्ड है उस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा U. Q हमारे पास यहाँ पे हीट एनर्जी नहीं है. यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, Q हमारे पास कौन सी एनर्जी है, इट इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड दैट वी ईट. जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है उसको यहाँ पे Q से रिप्रेजेंट किया गया है. सो Q क्या है, इट इज द एनर्जी जो आप पिज्जा खा रहे हैं या बर्गर खा रहे हैं या कोई भी चीज आप खा रहे हैं,
इट इज द एनर्जी फ्रॉम दैट फूड। और माइनस अगर W की बात की जाए, W क्या है, इट इज द एनर्जी डिसिपेटेड। अब ये एनर्जी डिसिपेशन हो सकती है एक्सटर्नली हम कोई मैकेनिकल वर्क करें, या बॉडी के अंदर ही अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस, उस दौरान में भी क्या है, सेल्स जो हैं वो पहले वाले सेल्स को रिप्लेस कर रहे हैं, तो जो भी एनर्जी चेंजेस चाहिए, जो भी एनर्जी रिक्वायर है इनसाइड द बॉडी, वो भी किस में अकोमोडेटेड है, इट इज इन द W। सो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के लिए बेस्ट रिलेशन फिर क्या बना, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी जो हमारी बॉडी की है, इट इज इक्वल्स टू Q माइनस W। सो क्वेश्चन 169 का आंसर फिर क्या बन गया, इट इज अल्फा। Next students, question 170, by increasing area of plates and decreasing the distance between them, the capacitance of capacitor। capacitance के बारे में students पूछा गया है और हमें क्या given है, area increase किया गया और distance between the plates decrease किया गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा students, हमारे पास capacitance किसके बराबर है, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। यहां से अगर C का रिलेशन देखा जाए एरिया के साथ, तो एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। अगर बात की जाए C के रिलेशन की डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के साथ, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स अगर इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगी, अगर डिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट अगर देखा जाए हमारे पास C का रिलेशन एप्सिलॉन R के साथ, मींस मीडियम के पैरामीटर के साथ, तो जितना एप्सिलॉन R मीडियम का ज्यादा होगा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उतनी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, एरिया इंक्रीज किया गया और डिस्टेंस डिक्रीज किया गया, एरिया इंक्रीज करने से भी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी और डिस्टेंस डिक्रीज करने से भी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल आंसर फिर इस क्वेश्चन का 170 का क्या बन गया, इट इज अल्फा, विच इज ऑप्शन, इट सेज इंक्रीजेस। सो कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 171, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज E। एक पॉइंट चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट फॉर द सेम पॉइंट चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज E/4। इस क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये भी लास्ट टाइम MDCAT के अंदर आ चुका है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन। सिंपल बेसिक रिलेशन से हमने इसका आंसर जो है वो ढूंढना है। हमारे पास अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू KQ ओवर R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है, KQ ओवर R। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्स स्क्वायर वाला है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन डिस्टेंस के साथ सिंपली इनवर्स है। अब क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स क्या बोला गया है, एक पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, उस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली क्या हो गया, पहले से 1/4 हो गया। तो ये कब पॉसिबल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 करना है तो सिंपली क्या करेंगे हम, अगर डिस्टेंस की वैल्यू डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 2 स्क्वायर टाइम्स चेंज होगा, मींस 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से 4 गुना कम हुआ, तो पहले से जो डिस्टेंस होगा चार से जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, पहले से डबल हो जाएगा। तो अगर R प्राइम की वैल्यू पहले से डबल हो गई, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन डिस्टेंस के साथ इनवर्स है, अगर डिस्टेंस डबल करेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिंपली पहले से हाफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर हमारे पास क्या होगा, V प्राइम जो है इट विल बी इक्वल्स टू V/2। क्वेश्चन 171 का आंसर फिर क्या बन गया, इट इज बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 172 देखिएगा, अ 220 वोल्ट 1000 watt bulb is connected across a 110 volt mains supply. The power consumed will be, पावर कंज्यूम पूछी गई है और सिचुएशन इनिशियली क्या है, रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज दोनों गिवन है, और फाइनल सिचुएशन में क्या बताया गया है, उस बल्ब को ऑपरेट किया जाता है 110 वोल्ट पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा, रेटेड पावर बराबर होती है V² ओवर R। अब चूंकि हम सेम बल्ब की बात कर रहे हैं दो सिचुएशंस के अंदर, तो सेम बल्ब के लिए रेजिस्टेंस तो सेम होगी, इसका मतलब है पावर और पोटेंशियल डिफरेंस का भी रिलेशन क्या बनेगा, डायरेक्ट बनेगा, और V का स्क्वायर भी यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब है P2 ओवर P1 की अगर रेशियो लिखी जाए, ये बराबर होगी V2² ओवर V1²। यहाँ पे V2 जो फाइनल सिचुएशन में वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो 110 वोल्ट है,
स्क्वायर की वजह से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 दफा। सिमिलरली V1 की वैल्यू जो इनिशियल रेटेड वोल्टेज है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू क्या है 220 वोल्ट, स्क्वायर की वजह से इसको 2 दफा लिख लेते हैं। इनको अगर कैंसिल करें तो हमारे पास रेशो क्या बनेगी 1/2, इसको भी कैंसिल करेंगे रेशो क्या बनेगी 1/2। तो ओवरऑल हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा P2/P1 इज इक्वल्स टू 1/4। यहां से P2 को अगर सिंप्लीफाई किया जाए इट इज इक्वल्स टू P1 डिवाइडेड बाय 4। अब P1 कौन सी पावर है, इट इज द रेटेड पावर। रेटेड पावर 1000 है, उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो पावर जो कंज्यूम्ड होगी इस सिचुएशन में वो क्या आ जाएगी 250 वॉट। सो आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का फिर क्या बन गया 172 का, इट इज डेल्टा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 173 वेरी इंपॉर्टेंट वन आ चुका है ये पास पेपर्स के अंदर, और ये हमारे पास एक सिंपल बुक इंफॉर्मेशन बेस्ड है। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज नेगेटिव बिकॉज, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जिन सब्सटेंसेस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट या अल्फा नेगेटिव होता है उन सब्सटेंसेस के लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन इनवर्स होता है, और जिन सब्सटेंसेस के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिन सब्सटेंसेस के लिए ये पॉजिटिव होगा उनके लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। अब पॉजिटिव अल्फा किन के लिए होता है, मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए, और नेगेटिव किन के लिए होता है, सेमीकंडक्टर्स के लिए। बैक टू द क्वेश्चन, हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट सेमीकंडक्टर्स का नेगेटिव होता है, ऐसा क्यों है, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। इनवर्स रिलेशन से मुराद अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो हमारे पास 173 का आंसर फिर क्या बन गया, इट इज बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 174, अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन, देन द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू पूछी गई है और हमारे पास सिचुएशन स्टूडेंट्स क्या है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे तो एंगल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का 0 आ जाएगा। अगर एंगल 0 आ जाएगा तो हमारे पास फोर्स जो है वो स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां पे एक दो और पॉइंट्स याद रखिएगा चूंकि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन सिचुएशन होती कि चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता तो उस केस में हमारे पास फोर्स मैक्सिमम होनी थी। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे या एंटी पैरेलल मूव करे, इन दोनों सिचुएशंस के अंदर फोर्स क्या आया करेगी, फोर्स 0 आया करेगी। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर चूंकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, सो 174 का फिर आंसर क्या बन जाएगा, चार्ली, विच इज 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन 175, अ ट्रांसफार्मर हैज 100 वाइंडिंग्स इन द प्राइमरी and 200 windings in the secondary. The primary is connected to AC supply of 120 volt at 10 ampere. ये हमारे पास डेटा बैंक में क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी गिवन है, उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, प्राइमरी का वोल्टेज गिवन है और प्राइमरी का करंट गिवन है। अब स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है चेक द करेक्ट सिचुएशन फॉर दिस ट्रांसफार्मर आउट ऑफ द फॉलोइंग, और जो ऑप्शंस में 4 सिचुएशंस हैं उनके अंदर सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट की बात की गई है। इसका मतलब है हम सेकेंडरी वोल्टेज भी फाइंड कर लेते हैं, सेकेंडरी करंट भी फाइंड कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली हम करेक्ट ऑप्शन पे मूव कर जाएंगे। तो सेकेंडरी वोल्टेज की अगर बात की जाए, इट इज इक्वल्स टू NS/NP इंटू VP। NS की वैल्यू 200, NP की वैल्यू 100, VP की वैल्यू 120। 2 जीरोस कैंसिल हो गए 2 जीरोस के साथ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 120 इज इक्वल्स टू 240 वोल्ट। इसका मतलब है सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा, इट विल बी 240 वोल्ट। सेकेंडरी करंट की अगर बात की जाए, IS इज इक्वल्स टू यहां पे आएगा NP/NS इंटू IP। NP की वैल्यू 100, NS की वैल्यू 200, इनकी रेशियो आ जाएगी 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे प्राइमरी करंट के साथ जिसकी वैल्यू क्या है 10 एम्पियर। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 एम्पियर करेंगे तो सेकेंडरी करंट क्या आ जाएगा 5 एम्पियर। सो 175 का फिर आंसर क्या बन गया, हमारे पास आंसर 175 का आ गया बीटा। नेक्स्ट हमारे पास 176 क्वेश्चन आ गया, द इंड्यूस करंट इन अ सर्किट डिपेंड्स अपॉन। इंड्यूस करंट किस किस चीज पे डिपेंड करता है,
वेरी सिंपल क्वेश्चन, इंड्यूस करंट इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड पुट की जा सकती है VBL sin थीटा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पुट की जा सकती है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं बिकॉज हम बात कर रहे हैं जस्ट मैग्नीट्यूड्स की। तो यहां से स्टूडेंट्स देखा जा सकता है इंड्यूस करंट जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के डिपेंडेंस पैरामीटर्स जितने भी हैं उन सारों पे भी क्या करेगा, इंड्यूस करंट डिपेंड करेगा। इंड्यूस करंट जो है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, directly related to the velocity, magnetic field and length of the conductor. It is directly related with the rate of change of flux and it is inversely related with the resistance of the conductor. So 176 का आंसर हमारे पास फिर अल्फा ऑप्शन है induced EMF, induced current definitely इस पे डिपेंड करता है। बीटा ऑप्शन है resistance of the conductor, इस पे भी डिपेंड करता है induced current। चार्ली ऑप्शन है स्पीड ऑफ द कंडक्टर, इस पे भी डिपेंड करता है। तो बेस्ट आंसर हमारे पास फिर क्या बना, डेल्टा, विच इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 177, इन हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द टाइम पीरियड ऑफ इनपुट AC इज 25 मिलीसेकेंड देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल एट आउटपुट इन हर्ट्ज इज। हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा आउटपुट रिपल की फ्रीक्वेंसी बराबर होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, और सिमिलरली याद रखिएगा आउटपुट रिपल का जो टाइम पीरियड है दैट इज आल्सो इक्वल्स टू द टाइम पीरियड ऑफ AC कनेक्टेड ऑन द इनपुट साइड। तो यहां पे अगर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहें रिपल की तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। AC की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ AC। टाइम पीरियड ऑफ AC क्या गिवन है, 25 मिली सेकेंड, मिली की जगह पे आ जाएगा 10 टू रेज पर -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 टू रेज पर -3 ऊपर चला जाएगा 10 टू रेज पर +3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 25। 10 टू रेज पर +3 को लिखा जा सकता है 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 25। ये कैंसिल होगा 100 इसके साथ आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई करेंगे इस 10 के साथ तो हमारे पास स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी का फाइनल आंसर क्या आएगा, 40 हर्ट्ज। सो क्वेश्चन 177 का आंसर फिर क्या बन गया, इट इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 178, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, रिलेशन है मैथमेटिकल। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द काइनेटिक एनर्जी E कैन बी रिटन एज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला याद रखिएगा, इट इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू h ओवर p। p यहाँ पे क्या है, मोमेंटम है। लैम्डा का दूसरा रिलेशन याद रखिएगा h ओवर mv, और तीसरा रिलेशन लैम्डा का याद रखिएगा इट इज h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2m इंटू E, जबकि E यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है। सो यहाँ पे हमारे पास बेस्ट रिलेशन जो ऑप्शंस के अंदर मौजूद है वो कौन सा होगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2m इंटू E। सो क्वेश्चन 178 का आंसर फिर क्या बन गया, इट इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 179, सिंपल क्वेश्चन। For the radiotherapy of a patient, it is required to double the absorbed dose in gray. Absorbed dose की वैल्यू क्या करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं। What step must be taken? Out of the following options, क्या स्टेप लिया जाए कि absorbed dose की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाए, पहले से डबल हो जाए। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन में है एनर्जी मस्ट बी क्वार्टर्ड, बीटा में है एनर्जी मस्ट बी हाफ, चार्ली में है एनर्जी मस्ट बी रेज बाय 4 टाइम्स, और डेल्टा में है एनर्जी मस्ट बी डबल। अब अगर स्टूडेंट्स बात की जाए एब्जॉर्ब डोज के रिलेशन की, तो एब्जॉर्ब डोज जो है बराबर होती है एनर्जी पर यूनिट मास। अब अगर सेम ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है तो सेम ऑब्जेक्ट का मास भी सेम होगा, तो इसका मतलब है एब्जॉर्ब डोज जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड आगे किसके साथ, एनर्जी के साथ। इसका मतलब है अगर एब्जॉर्ब डोज डबल करनी है तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। सो 179 का फिर बेस्ट आंसर क्या बन गया, इट इज डेल्टा, जो कि क्या है, एनर्जी मस्ट बी डबल। आज के टेस्ट का स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन 180, इन एन अल्फा डीके, वेरी सिंपल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है पास पेपर्स में। अल्फा डीके में स्टूडेंट्स क्या चेंजेस आती हैं, हमें पता है जब अल्फा डीके होता है तो उस दौरान में मास नंबर में 4 की कमी आती है, एटॉमिक नंबर या जिसको चार्ज नंबर या जिसको प्रोटॉन नंबर भी बोला जाता है उसमें 2 की कमी आती है, और सिमिलरली अगर न्यूट्रॉन नंबर की बात की जाए
तो चूंकि अल्फा पार्टिकल के डिके में न्यूट्रॉन्स की तादाद भी पहले से 2 अमाउंट से कम हो जाती है, तो न्यूट्रॉन की तादाद अगर प्रोटॉन की तादाद की बात की जाए वो भी 2 अमाउंट से कम होगी। अगर ओवरऑल मास नंबर की बात की जाए तो वो कितनी अमाउंट से कम होगा? मास नंबर अमाउंट उसकी होगी 4। तो यहां पे क्वेश्चन अगर देखा जाए ऑप्शंस के अंदर प्रोटॉन्स के लिहाज से आंसर मौजूद है, हमारी चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। और चार्ली ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? द डॉटर न्यूक्लियस हैज 2 प्रोटॉन्स लेस देन द पेरेंट न्यूक्लियस। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बेस्ट आंसर फिर क्या बनेगा? चार्ली। लेकिन अगर न्यूट्रॉन्स के हिसाब से पूछा जाता उस केस में भी क्या आना था? न्यूट्रॉन्स की तादाद भी क्या होती है? 2 अमाउंट से कम होती है। प्रोटॉन्स की तादाद भी 2 अमाउंट से कम होती है। लेकिन अगर मास नंबर पूछा जाता तो मास नंबर कितनी अमाउंट से कम होता है? मास नंबर कम होता है 4 अमाउंट से। सो 180 हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर फिर क्या है? चार्ली है, विच इज द डॉटर न्यूक्लियस हैज 2 प्रोटॉन्स लेस देन द पेरेंट न्यूक्लियस। दैट इज ऑल फ्रॉम दिस डिस्कशन। और नेक्स्ट टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि FLP 5 से पहले प्रैक्टिस करिएगा और टेक्स्ट बुक की जो है रीडिंग कंप्लीट करिएगा वन लास्ट टाइम। एंड MDCAT के जो भी टॉपिक्स गिवन हैं वो टेक्स्ट बुक से लाजमी तौर पे रीड कीजिएगा। टिल देन दैट इज ऑल फ्रॉम दिस डिस्कशन एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर FLP नंबर 5 एज वेल एज द फाइनल एंड MDCAT पेपर। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।